तो गुड आफ्टरनून बच्चों। तो तुमने DPP 1 कर लिया? कितने डाउट आए? 4 से तो कम आए होंगे ना? गुड, चलो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 1 to 5। कोई डाउट नहीं? 1, जब 12 में से 4 लोग सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? LC4। अब वो क्या कह रहा है कि तुमको 4 ऐसे सेलेक्ट करने हैं, फेवरेबल वेज की बात कर रहा हूं, कि एग्जैक्टली 1 मैरिड कपल हो। ठीक है ना? अब एग्जैक्टली 1 मैरिड कपल है, देयर आर 6 मैरिड कपल। ठीक है ना? एग्जैक्टली 1 मैरिड कपल, तो तुम क्या करोगे? एक को लो 61 वे से। अब तुम कहोगे कि भाई मान लो मैंने इसको ले लिया, अब तुम कहोगे कि आगे जो है वो कपल नहीं आना चाहिए, तो तुम एक काम करो, जो बचे हुए 5 कपल्स है ना, उनमें से 2 कपल ले लो 5C2 वेज से। ठीक है? 2 कपल ले लिए। अब क्या करें? मान लो तेरा पहला कपल आया M1F1 मेल, हस्बैंड वाइफ कर दो चाहो तो, और मान ले तेरा M5F5 आया, ये तेरे पास आ गए। अब तेरे को मालूम है कि अब तेरे को दूसरा कपल नहीं लेना है, तो तू गया इस कपल के ऊपर 5C2 वेज से, ये 2 कपल आए ना, तो तूने कहा यार M1 लूं या F1 लूं? 2 तरीके हुए। और फिर सेम चीज तूने कहा M5 लूं या F5 लूं? 2 तरीके हुए। आगे बात समझ में? तो 61 एक कपल लिया, बचे हुए 5 में से 2 कपल ले लिए 5C2, और फिर हर कपल में से एक पर्सन पिक कर लिया, तो 2 into 2 अप टू 5। 5th, तो इसमें आपको इस क्वेश्चन के अंदर आपको 5 डिजिट के नंबर बनाने हैं, और आपको डिजिट दिए हुए हैं 0, 1, 2, 3, 4 and 5। और इवेंट क्या है कि वो नंबर 6 से डिविजिबल होना चाहिए। तो तुम सैंपल स्पेस तैयार कर लो कि 5 डिजिट के टोटल कितने नंबर बनाए जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये प्लेस 5 वे से भरा जाएगा, 0 तो आएगा नहीं, और उसके बाद प्लेसेस 5, 4, 3, 2, दैट मीन्स फैक्टोरियल 5 वेज। तो 5 into फैक्टोरियल 5, ये तो आपका टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स हो गए। अब तुमको 6 से डिविजिबल बनाना है। डिविजिबल बाय 6 का मतलब हो गया कि इवन नंबर होना चाहिए एंड 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अब 3 से डिविजिबिलिटी तुमको मालूम है कि सम ऑफ द डिजिट्स 3 से डिविजिबल होने चाहिए। ठीक है ना? अब तुम देख रहे हो कि इसके अंदर केसेस बनाओ तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि 0 है ना, तो थोड़ा केयर करनी पड़ती है। तो तुम देख रहे हो 1, 2, 3, 4, 5। अगर मैं ये डिजिट लेता हूं तो 9, 3, 12 और 3, 15, 3 से डिविजिबल आ रहा है सम। अब मुझे बनाना है इवन नंबर, तो तुम कहोगे कि ये जो प्लेस है इसको 2 या 4 वे से भर दो। लेट्स से 2 से भर दिया, और रिमेनिंग प्लेस को आपने फैक्टोरियल 4 से भर दिया। ठीक है ना? तो टोटल नंबर कितने बने? 2 into फैक्टोरियल 4। ओके। अब तुम कहोगे कि सर एक केस और लीजिए जिसके अंदर 0 शामिल हो रहा है। तुम समझ रहे हो कि 0 शामिल होगा तो सम डिजिट का 3 से डिविजिबल तब बनेगा जब 3 बाहर होगा। ओके। तो 0, 1, 2, 4 and 5 ये मैंने ले लिए। अब इसके अंदर मैंने कहा कि ध्यान रखना तुमको इवन नंबर बनाना है। अब यहां केयर क्या करनी है कि 0 वाला केस अलग से डील कर दो, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। तो तुमने कहा कि यहां पर मैंने इवन नंबर बना लिया, 0 रख दिया,
और इसको आप फैक्टोरियल 4 बेस से भर पाएंगे। तो फैक्टोरियल 4 आपके पास में और आ गए। अब तुमने कहा कि इसके अंदर मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि 2 या 4 यहां पर रख सकता हूं। तो 2 और 4 दो तरीके से। अब ध्यान रखना है क्योंकि तुम्हारे पास में 0 भी है, तो जैसे मान लो मैंने 2 रखा तो तुम कहोगे कि ये प्लेस जो है, जैसे तुमने 2 यहां रख दिया, यहां 0 आएगा नहीं, 0 नहीं आएगा, तो 1, 4 एंड 5 ये 3 वेज से भरा जाएगा ये प्लेस, और रिमेनिंग फैक्टोरियल 3 वेज से। और ये 2 से तो 3 इंटू 2 6 इंटू 6 36 आपके पास में ये हो गए। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी हो गया इस इवेंट का कि सम ऑफ द डिजिट डिविजिबल बाय 3 एंड इवन, मतलब 6 से डिविजिबिलिटी। ठीक है, ओके। 10 m, देयर आर m 10 रुपीज कॉइन, और कितने हैं n 5 रुपी कॉइन है। यही सवाल है ना। चांस ऑफ द एक्सट्रीम कॉइन्स बीइंग बोथ 10 रुपीज कॉइन, तुम्हारे पास ऐसे m प्लस n कॉइन को अरेंज करना है लीनियरली। अब देखो इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तो तुम कहोगे कि सर एक काम करते हैं, टोटल वेज m प्लस n। अच्छा, तुमको मालूम है कि प्रोबेबिलिटी के अंदर सारी चीजें डिस्टिंक्ट कंसीडर की जाती हैं। तो एक तरीका तो होगा कि आप कहोगे कि पहले मैं m प्लस n कॉइन को लीनियरली अरेंज कर देता हूं m प्लस n फैक्टोरियल बेस से। फिर तुम कहोगे कि तुमको एक्सट्रीम यहां पर एंड पर तुमको 10 रुपए के कॉइन चाहिए, तो तुम कहोगे कि यार कौन से कॉइन, अलग अलग ना सारे, तो m में से 2 अपने कॉइन लिए, m में से कोई से 2 कॉइन लिए और फैक्टोरियल 2 वे से उनको अरेंज कर दिया, और रिमेनिंग m प्लस n माइनस 2 कॉइन को रिमेनिंग प्लेसेस पर m प्लस n माइनस 2 वे से अरेंज कर दिया। अगर वो करेक्शन है आंसर में तो करेक्ट कर लेना है ना। वो शायद उन्होंने 5 रुपीज कॉइन के हिसाब से आंसर दे दिया। एक तो तरीका ये हो गया, समझ में आ गया होगा। अच्छा, दूसरा कोई तरीका, एनी अदर वे? नहीं, सर्कुलर परमुटेशन, सर्कल कहां है, लाइन ही तो है। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं क्या, ऑल्टरनेट वे देखना जरा, क्या ये सही है ऐसा करना कि सर आप पूरे कॉइन्स पर क्यों विचार कर रहे हैं? आप तो इवेंट को ध्यान में रखो कि आपको एक्सट्रीम पर 10 रुपीज के कॉइन चाहिए, तो आप बस एक्सट्रीम पर बात कर लो कि एक्सट्रीम के कॉइन कितने वेज से भरे जा सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि भाई m प्लस n C2 से तो तू 2 कॉइन सेलेक्ट कर, और फैक्टोरियल 2 वेज से तू उन्हें अरेंज कर सकता है। अब देखो मैं सिर्फ एक्सट्रीम की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये तो हो गए टोटल वेज। अब फेवरेबल वेज में क्या आएंगे, सही कह रहा हूं क्या, m में से कोई से 2 कॉइन सेलेक्ट किए और फैक्टोरियल 2 वेज से अरेंज कर दिया। यही आ रहा है क्या, देख रहे हो? मेरे हिसाब से यही है। m प्लस n, देखो जरा, यानी दिस इज mc2 ओवर m प्लस n, m प्लस n माइनस 1 ओवर 2। सही है क्या? देखो, समझ गए ना? यही है ना? ओके। तो हमने क्या किया, एक बार पहले तो हमने पूरा सैंपल स्पेस उस हिसाब से लिया कि पूरे m प्लस n जगहों को मैं भरता हूं, ये वाला, और फिर मैंने 2 एंड पॉइंट्स की बात करी, और ऑल्टरनेटिव
वे के अंदर मैंने सीधा डायरेक्टली बोला कि सिर्फ उन दो प्लेसेस पर बात कर लेते हैं कि उन दो प्लेसेस को कैसे भर सकता हूं कि m+n में से कोई से दो कॉइन लिए और फैक्टोरियल 2 वे से वहां अरेंज कर दिया, और ऊपर फेवरेबल वेज में से m में से कोई से दो कॉइन लिए और फैक्टोरियल 2 वे से अरेंज कर दिया। क्या ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है? तुम देखो तो सही, आगे तो देखो, क्या ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है? दिख रहा है ना? ओके, अप टू 10, अप टू 15, कौन सा? 12th, तीन वॉल्यूम तो एक है, मैं उनको V1, V2, V3 बोल देता हूं, और एक है लेट्स से W1, W2, W3, W4, चार, और एक है X बोल दो, एक ही वॉल्यूम है, कितने हो गए? 8। दे आर प्लेस्ड अ शेल्फ एट रैंडम। बताओ जरा डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 8 फैक्टोरियल। फाइंड द चांस वॉल्यूम ऑफ द सेम वर्क आर टुगेदर। अगर टुगेदर रखना हो हमको, सभी मतलब V1, V2, V3 को एक साथ रखना हो, तो क्या करते हैं अपन? एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, हम इसको कहते हैं बॉक्स मेथड, बॉक्स में बंद कर देते हैं। बॉक्स में बंद कर दिया, बॉक्स में बंद करके इनको एक ऑब्जेक्ट ट्रीट किया, तो अब 1, 2 और 3 ऑब्जेक्ट हो गए, X भी एक ऑब्जेक्ट है, तो फैक्टोरियल 3 वेज से मैंने इन्हें अरेंज कर दिया। अब कोई भी थोड़ा सा बुद्धि लगाएगा, वो कहेगा कि सर वॉल्यूम को एक साथ रखना है ना, है ना, ऑर्डर में रखना है क्या? ऑर्डर में रखना कोई जरूरी नहीं है ना। अब तुम कहोगे सर विद इन द बॉक्स एक काम करो, V1, V2, V3 को भी आपस में शफल कर दीजिए फैक्टोरियल 3 वेज से, और W1, W2 इनको भी फैक्टोरियल 4 वेज से शफल कर दो, साथ में रहेंगे। ये चल नहीं रहा, इसको देखो जरा। अप टू 15, अप टू 20, 18। तो इसके अंदर बच्चों क्या कहा है कि एक कॉइन बायस्ड है, फेयर नहीं है, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो है ना 3 टाइम्स एज लाइकली टू अपीयर एज टेल, मतलब 3 गुना ज्यादा चांस है कि अगर आप इस कॉइन को, बायस कॉइन को उछालेंगे तो हेड आएगा। ओके, तो अगर मैं कहूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगी किसी एक सिंगल थ्रो के अंदर, तो आप कहोगे कि 1 टाइम अगर मैं टेल को देता हूं तो 3 टाइम हेड आने की चांसेस हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग हेड इन सिंगल थ्रो विल बी 3/4। So probability of tail in a single throw will be 1/4। और आपको किस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि पहला पार्ट तो खैर PH and PT तो हो ही गया। If such a coin is tossed twice, find the probability that head occurs at least 1। Probability of head occurs at least 1। अब एटलीस्ट वंस के अंदर तुमको मालूम है कि अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट पर चले जाते हो तो ज्यादा इजी सवाल पड़ता है। तो अगर मैं इसको बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट्स से ए, देन इट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, और ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया कि नो हेड। अब नो हेड का मतलब दोनों बार टेल आ गया, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टेल। ओके, तो मेरे हिसाब से एक सिंगल थ्रो के अंदर टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो इट इज 1/4 इंटू 1/4, इट कम्स आउट 15/16। ओके, 18 में है एरे का मतलब होता है अरेंजमेंट्स, है ना। वैसे हम मैट्रिक्स में इसको पढ़ेंगे,
मतलब वो कह रहा है कि ऐसे तुम 3x3 एरे बनाओ, अरेंजमेंट बनाओ, ठीक है। और इसके अंदर तुमको करना क्या है, 1 से लेकर 9 तक के नंबर प्लेस करने। चलो मुझे डिनोमिनेटर तो बता दो। इन 9 प्लेसेस पर 1 से लेकर 9 तक के नंबर भरने हैं। अच्छा, रिपीटिशन वगैरह अलाउड नहीं है, तो कितने वेज से भर पाऊंगा? फैक्टोरियल 9 वेज से। ओके, अब इवेंट पे आ जाओ। इवेंट कह रहा है सम ऑफ द नंबर्स इन एटलीस्ट वन हॉरिजॉन्टल रो इज ग्रेटर देन 21। 21 से बड़ा होना चाहिए। अब 21 से बड़ा होना चाहिए, थोड़ा सा देख लेते हैं कौन कौन से आ सकते हैं। 9 से शुरू करें। 9 8 7 आ सकता है ना, 15 इन 9 24। 9 8 6 चलेगा, 9 8 5 चलेगा। और कोई 9 के साथ में 9 7 6। 9 के साथ एग्जॉस्टिव पूरा हो गया। देखो और कोई बचा नहीं है ना, 22, ठीक है। और 8 के साथ 9 ना लूं, नहीं आएगा ना, 8 7 6, हाँ नहीं आएगा। तो मतलब यह हुआ कि इनमें से आ सकता है। चलो जरा इसको भरते हैं पहले, 9 8 7। तुम कहोगे किसी एक हॉरिजॉन्टल रो को पिक कर लो सर, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा। तो 3 में से कोई सा एक रो पिक किया और वहां पर 9 8 7 को फैक्टोरियल 3 वे से अरेंज कर दिया। ओके, और रिमेनिंग प्लेसेस पर बताओ, 6 प्लेसेस बचे हुए हैं ना, उन 6 प्लेसेस पर बचे हुए नंबर्स को कितने फैक्टोरियल 6 वे से भर दिया। ठीक है, मेरे हिसाब से तुम अब समझ गए होंगे कि सर 986 में, 985 में, 976 में भी तो सेम ही आएगा, तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और कौन सा पूछा था? अप टू 20 हो गए। आज का जो लेक्चर है ना, उसके अंदर हम जो बात करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो इसको पूरा फोकस कर कर पढ़ना है ना। इसको मतलब एट द एंड ऑफ द प्रोबेबिलिटी भी, तब तक भी हम लोग इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की हम बात करते रहेंगे, और बहुत सारे सवाल इसके ऊपर जेई ने पूछे हैं। तो बहुत फोकस होकर पढ़ना कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है क्या। ठीक है, एक्चुअली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, देखो एक सिंबल मैं यूज कर रहा हूं, अच्छा ये सिंबल अपन फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं। अपन ने एक सिंबल यूज किया था, ये वाला याद है? ये क्या था? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, ए की तरफ झुका हुआ था ये स्लैश, ये बी की तरफ झुका हुआ है, अंतर इतना है। और ये जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिस बी, इसको बोलते हैं
probability of event A given that event B has occurred has already occurred. तो हम लोग इंटरेस्टेड हैं इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी के अंदर, बट कंडीशन है गिवन दैट इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। इसको ना यूं भी बोल देते हैं, जैसे हम शॉर्ट में रीड करते हैं तो इसको रीड ऐसे करते हैं, probability of A given B, probability of A given B, B हो चुका है, अब इवेंट A की प्रोबेबिलिटी क्या है? ओके, जैसे मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, ठीक है ना, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं और लेट्स से एक्सपेरिमेंट के अंदर जितने भी टोटल वेज हैं उनको सबको मैंने यहां लिख दिया। जैसे मैंने क्या किया, मैंने दो फेयर डाई लिया और मैंने वहां पर जाकर दोनों डाई को रोल किया, तो जो भी 36 पॉसिबल आउटकम्स आए मैंने यहां लिख दिए। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट, कोई भी एक्सपेरिमेंट आपने किया उसके अंदर सारे वेज आपने लिख दिए, सैंपल स्पेस तैयार कर दिया। अब उसमें कोई इवेंट ए डिफाइन किया आपने, तो ए के फेवर के अंदर जो भी वेज आए आपने यहां लिख दिए। सिमिलरली आपने कोई इवेंट बी डिफाइन किया, आपने यहां वेज लिख दिए। ठीक है ना, जैसे मैंने कहा कि मैंने एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट के अंदर मैंने दो डाई को रोल किया, 36 पॉसिबल आउटकम लिख दिए और मैंने कहा कि चलो इवेंट बी बोल देते हैं सम 10 और मोर का आना, और इवेंट ए बोल देते हैं डबलेट का आना। ऐसे ही कोई सी दो इवेंट डिफाइन कर ली। ठीक है, ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया, मैंने इवेंट बी डिफाइन किया है 10 या 10 से ज्यादा सम का आना। तो तुम्हारे दिमाग में आ गया कि बी वाला जो गोला है उसके अंदर 4 6 6 4 5 6 6 5 5 5 6 6 ये लिखा हुआ है, और इवेंट ए को मैंने डिफाइन किया डबलेट का आना। तो तुमने कहा कि इस ए वाले गोले में 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 लिखा हुआ है। तुम मानते हो ना कि ये जो इंटरसेक्शन वाला एरिया है इसके अंदर भी कोई ना कोई एलिमेंट्स आएंगे, कौन से? 5 5 6 6। ठीक है ना, अब कहानी क्या है, मैं क्या चाहता हूं, तुम देख नहीं पा रहे हो, मैं तो अपनी टेबल के ऊपर दोनों डाई को रोल कर रहा हूं और मैंने दोनों डाई को रोल किया और मैंने एक स्टेटमेंट दिया कि इवेंट बी हो गया, इवेंट बी हैज अकर्ड, इवेंट बी हो गया। अब मैंने तुमसे पूछा कि बताओ इवेंट ए भी हो गया होगा, इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। इवेंट बी हो गया है तो इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो तुम्हारा दिमाग कहां गया, तुमने ये सोचा ना कि सर ने अभी भी मुझे बताया है कि इवेंट बी अक्कर कर चुका है, तो तुम्हारे दिमाग में क्या गया, यही गया ना कि 4 6 6 4 5 6 6 5 5 5 6 6 इनमें से कुछ आ गया है ना, ये तो इनमें से कुछ आ गया है। और फिर जब मैंने कहा कि बताओ इवेंट ए भी हो गया होगा, तो तुम्हारा दिमाग कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे प्रोसेस करेगा इस इंफॉर्मेशन को? हाँ, तुम्हारा दिमाग कहेगा कि इसमें ये तो हो गया है, तो इसमें से इवेंट ए को फेवर करने वाले कौन से वेज हैं, यही बात करोगे ना, 5 5 6 6 यही बात करोगे ना, समझ में आई बात? तो हमने क्या सोचा कि इवेंट बी हो जाए, बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी मुझसे पूछी गई है, तो मेरा दिमाग कहां पर गया? चलो हम बात करते हैं कि इसको फेवरेबल अपॉन टोटल से ही बात शुरू करते हैं कि भाई टोटल क्या, चलो टोटल लिखवाओ मुझे।
अगर मैं ये कह दूं कि इवेंट बी हो गया है तो निश्चित रूप से तुम पूरे सिंपल स्पेस के अंदर जो एलिमेंट लिखे हुए हैं उनकी तो परवाह करोगे ही नहीं कि मुझे तो इससे मतलब नहीं है। तो टोटल आउटकम्स इस कंटेक्स्ट में, इस प्रॉब्लम के अंदर घुस कर देखूं तो टोटल आउटकम्स इस कंटेक्स्ट में कितने हुए? टोटल आउटकम्स ये हुए ना, है या नहीं है? कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो सर इस पर विचार कीजिए, ये हुए, है या नहीं है? ये बात समझ में आ रही? तो आपने टोटल आउटकम तो नंबर ऑफ एलिमेंट फेवरिंग बी ये लिख दिया टोटल, ठीक है। अब गिवन बी हो चुका है, ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अब इसके फेवर के अंदर आपका दिमाग कहां जाएगा? अपन बात कर चुके हैं कि अब हमारा दिमाग इस पर जाएगा कि ये जो है इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ये बात समझ में आई? क्लियर है सबको? तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ओके, हम कर तो एक एक्सपेरिमेंट रहे हैं, और एक्सपेरिमेंट के कंटेक्स्ट में मैं ये कह रहा हूं कि टोटल वेज एन ऑफ बी हुए और फेवरेबल वेज एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हुए। लेकिन जहां तक प्रोबेबिलिटी की बात है, एक्सपेरिमेंट की बात है, तो एक्सपेरिमेंट के अंदर तो सैंपल स्पेस पूरा का पूरा डिफाइन है टोटल एलिमेंट्स का। तो मैं एक काम कर रहा हूं, इसको आगे फर्दर फॉर्मूला के लिए मैं कह रहा हूं कि एक काम कीजिए, आप दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सैंपल स्पेस के एलिमेंट से डिवाइड कर दीजिए, सैंपल स्पेस के एलिमेंट से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अब मुझे बताओ जरा, ये वाला एक्सप्रेशन, न्यूमरेटर वाला एक्सप्रेशन क्या बना? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और डिनोमिनेटर का प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बात समझ में आई कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड comes out probability of A intersection B divided by probability of B। नोट कर लो इसको। इसके ऊपर अपन सवाल कर चुके हैं, कंसेप्ट तो मैंने अभी बताया है। आप देखो, जो लास्ट क्वेश्चन था जिसमें मैंने पेयर ऑफ डाई को रोल किया था, जिसके अंदर 36 पॉसिबल आउटकम्स आए थे, और मैंने कहा था इफ द नंबर अपीयरिंग ऑन द डाइस आर डिफरेंट देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 6 हैज कम, है ना, 6 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, है ना। वो यही तो था ना कि गिवन दैट द नंबर्स आर डिफरेंट, ये इवेंट बी है, ये हो चुकी है, और सम 6 आया है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो बेसिकली देखा जाए तो हमने क्या किया, यही था ना कि दोनों नंबर डिस्टिंक्ट आए हैं, तो डिस्टिंक्ट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 30/36 गिवन बी ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिनोमिनेटर में आया, और गिवन दिस द सम इज 6, 1 5 5 1 2 3 3 2, और तो कुछ नहीं, सॉरी 6 की बता रहा हूं ना, 1 5 5 1 2 4 4 2,
3 तो हटाना पड़ेगा ना, समझ गए ना? तो इट इज 4/36। हमने ऑलरेडी इस कंसेप्ट को प्रॉब्लम में डील कर लिया है कि गिवन दैट ये हो गया है, अब इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। बात समझ में आ गई ना? तो जब नोट कर लिया, तो ये आपके पास में हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection B divided by probability of B। इसको आपको याद रखना है। अच्छा, अगर मैं इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखूं, रीअरेंज करके लिखूं, तो मुझे लगता है तुम इसको ऐसे लिख पाओगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B। अच्छा, मेरे को ना कॉमन सेंस से बताओ कि अगर मैं आपसे ये पूछता व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A, प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A, तो तुम क्या बोलते कि सर मुझे डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ A लिखनी चाहिए, गिवन जो गिवन है उसकी प्रोबेबिलिटी डिनोमिनेटर में आएगी, और ऊपर क्या लिखना चाहिए सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A लिख दीजिए। वो एक ही बात, आप A इंटरसेक्शन B लिखें, ठीक बात है ना? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A ये हो गई। यहां से तुम देख रहे हो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज आल्सो इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B को मैं ऐसे लिख सकता हूं। ये आपको याद रखना है, इसको एक नाम भी दिया गया है, दिस इज नोन एज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, थ्रू आउट प्रोबेबिलिटी हम लोग इसको यूज करेंगे। चलें आगे। अच्छा चलो, इसको हम 3 इवेंट पे बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का। अगर मैं आपसे पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 क्या होगा, ठीक है ना? तो माइंड के अंदर आपको जाएगा कि किस बात की प्रोबेबिलिटी पूछी है, A1 एंड A2 एंड A3, इन तीनों के होने की प्रोबेबिलिटी मुझसे पूछी गई है, ठीक है? तुम कहीं से भी शुरू करो कि A1 से A2 से A3 से कोई एक इवेंट को करवा दो, तो उस जैसे मैं A1 से शुरुआत कर रहा हूं, तो A1 के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? A1 के होने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई सर? इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, ठीक है ना? कि A1 के होने की प्रोबेबिलिटी ये हो गई। अच्छा, अब गिवन दैट A1 इस प्रोबेबिलिटी से हो गया है, A2 के होने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 गिवन A1, कि A1 हो गया तो A2 के होने की प्रोबेबिलिटी A2 तो नहीं आएगी ना,
A2 गिवन A1। बात समझ में आई? तो अब बताओ जरा, अब इसके बाद A3 के होने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 स्लैश A1 इंटरसेक्शन A2 कि A1 एंड A2 हो गए हैं, तो A3 के होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 गिवन दैट A1 एंड A2 हो गए हैं, है ना? तो उसी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को मैंने 3 इवेंट तक एक्सटेंड कर दिया। समझ में बात आई? अब मेरी हेल्प करो जरा, मैं इसको n इवेंट तक एक्सटेंड करना चाहता हूं। इसको लिखवाने में मेरी हेल्प करो। ये विल कहीं से भी, है ना? कोई जरूरी नहीं है सर आपने ऐसे ही क्यों, कहीं से भी स्टार्ट कर बेटा, कहीं से भी। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, मैं इनटू मार्क नहीं करता हूं, मैं सीधा लिखता जाता हूं, दैट मीन्स इनटू है। अब बताओ आगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 गिवन A1, है ना? देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 गिवन A1 इंटरसेक्शन A2 एंड दिस गोज ऑन, है ना? तो लास्ट में जाके क्या लिखोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ AN गिवन A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 एंड सो ऑन इंटरसेक्शन AN-1। ठीक बात है ना? तो हमने उसी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को 3 इवेंट्स को देखते हुए बिल्कुल इंट्यूटिव आइडिया से n इवेंट्स तक एक्सटेंड कर दिया। ठीक है? याद रखने के लिए तो वही याद रखना है अपने को, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, है ना? फिर वो 3 पे आए या 4 पे आए, हम अपने आप बना सकते हैं। Independent events.
इंडिपेंडेंट इवेंट्स को मैंने डिफाइन किया है कि टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन डज नॉट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ द अदर इवेंट। तो दो इवेंट इंडिपेंडेंट कहलाएंगी अगर एक के होने या न होने से दूसरे के होने या न होने की प्रोबेबिलिटी पर कोई असर नहीं पड़ता, उसको इंडिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं, है ना। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि मैंने कहा कि मैंने एक हाथ से डाई को रोल किया और इसमें 6 आने को इवेंट ए बोल रहा हूं, दूसरे हाथ से मैंने कॉइन को उछाला और हेड आने को मैं बी बोल रहा हूं। क्या तुमको लगता है कहीं से भी 6 का आना और हेड का आना आपस में डिपेंड कर रहे हैं? नहीं ना, कि सर ये तो इंडिपेंडेंट है ना। ये माइंड में ही क्लियर हो गया कि ये इंडिपेंडेंट है, बट इवेंट्स आर नॉट सो सिंपल कि हम लोगों को माइंड में ही क्लियर हो जाए कि ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट। अभी तो पता लग गया कि तो सर ये तो लग ही रहा इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। डेफिनेशन को समझ गए कि दो इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट if occurrence or non-occurrence of one does not affect the probability of the occurrence or the non-occurrence of the other event, right? अच्छा, अगर तुम समझ गए तो तुम मुझे बताओगे कि अगर मैं ये बोलूं कि A and B are independent, independent events, तो तुम मुझे बताओ जरा what is probability of A given B? What is probability of A given B? अगर 0 कह पा रहे हो इसका मतलब तो असर डाल दिया B ने, 0 बना दिया उसको। अगर मैं कह रहा हूं कि 0 है तो असर हो गया ना कि जब जब इवेंट B होगी इवेंट A की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। असर तो हो गया, असर तो होना ही नहीं चाहिए। A गिवन B हो चुका है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ A? अगर दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इट इज PA। हार्डली मैटर्स B हुआ या नहीं हुआ है ना। तो इट इज P। बात समझ में आई या नहीं आई? अभी तो आपने बताया कि A के ऊपर B के होने या ना होने का कोई असर ही नहीं है। इट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओनली, है या नहीं? समझ पा रहे हो बात को? अच्छा चलो, तुम इस बात को समझ पा रहे हो तो मुझे यह बताओ जरा, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B कॉम्प्लीमेंट? क्या बोलोगे? PA। B नहीं हुआ ना होने दो। सही है ना? ठीक है ना? अच्छा बताओ जरा, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट गिवन B? B हो गया है, A के ना होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। सर इट इज अगेन PA कॉम्प्लीमेंट। डेफिनेशन में लिखा हुआ है सर, B के होने या न होने का A के होने या न होने पर कोई फर्क नहीं। मेरे हिसाब से ये वाला भी तुम अपने आप समझ सकते हो। अब ये क्या है सर? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट गिवन B कॉम्प्लीमेंट? तो क्या बोलूं? समझ गए ना? It is included in the definition itself. Okay, two events are said to be independent events if occurrence or non-occurrence of one does not affect the probability of the occurrence or the non-occurrence of the other event. ठीक है? अच्छा, चलो हम बात यहां से शुरू करते हैं। अभी हमने पढ़ा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के अंदर
कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना, जो मैंने फर्स्ट इससे लेकर ये लिख दिया कि अभी हमने पढ़ा है सर, हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, राइट। तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज पी ए इंटू पी बी, ठीक है ना। जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया था कि एक हाथ से मैं डाई को थ्रो कर रहा था, एक हाथ से कॉइन को उछाल रहा था, मैंने कहा डाई के ऊपर 6 आई, कॉइन के ऊपर हेड आई, तुमने तुरंत पहचान लिया था कि सर ये तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। बट मैंने कहा कि इतना आसान सवाल तो जेई नहीं पूछता है, इतनी आसानी से आप जज नहीं कर पाओगे कि इवेंट्स इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तब हम जज नहीं कर पाते हैं कि व्हेन द टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, तो हम ये लिटमस टेस्ट, ये क्राइटेरिया यूज करते हैं कि अगर उनके एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी उनके अलग अलग होने की प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट हो जाए, देन द टू इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर पी ए इंटू पी बी हो जाए तो हम कहते हैं कि दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो हमने दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट कब होती है उनके बारे में बात कर ली, ठीक है। अच्छा, ये बोथ वेज वैलिड है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी आ जाए तो दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट होंगी, और दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी आएगा, है ना। समझ रहे हो मेरी बात को? देखो, कुछ खास बात नहीं बोल रहा हूं। अगर ये वैलिड है किन्हीं दो इवेंट के लिए, हमने पहले तो इवेंट्स को इंडिपेंडेंट माना और हमने प्रूव कर दिया कि ये यहां तक पहुंच गए। अब मैं अगर इस बॉक्स को मान लूं कि ये फॉर्मूला ट्रू है तो मैं बता सकता हूं कि देखो दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है ना। कोई से मुझे नहीं पता कि वो इवेंट इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तुमने कहा कि ये फॉर्मूला ट्रू है सर, तो इस फॉर्मूले को जस्ट देखो, बुद्धू बनाने की बात है, रीअरेंज कर देता हूं। मैंने इसको जस्ट यूं लिख दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ऐसा लिख दिया। इस फॉर्मूले को मैंने ऐसा लिख दिया। अब तुम मानते हो ये तो पता है क्या है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, और ये क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये क्या मतलब हुआ, इंडिपेंडेंट है, तो दिस इंप्लाइज दे आर इंडिपेंडेंट। तो फॉर्मूला बोथ साइड वैलिड है कि अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पी इंटू पी बी होगा, और किन्हीं दो इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पी इंटू पी बी हो रहा है तो दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है। यू गॉट माई पॉइंट?
अच्छा, अब देखो जरा, अब मुझे तुम बताओगे कि ए एंड बी इंडिपेंडेंट है, तो व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी कॉम्प्लीमेंट? बताओ। हाँ, पी ए है ना, अपन बात कर चुके हैं। अच्छा, अब बताओ जरा, ध्यान से समझना, अगर मैं तुमको कहूं कि ए एंड बी इंडिपेंडेंट है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट? अभी तुमने सीखा ए एंड बी इंडिपेंडेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज पी इंटू पी बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? पी इंटू पी बी कॉम्प्लीमेंट। समझ रहे हो मेरी बात को? ये अगर ऐसा होता तो तुम क्या बोलते? ये सिंपल सी बात हो गई ना अब तो, ये कि सर एक बार पता लग गया कि दे आर इंडिपेंडेंट, और वो चार तरीके अपन ने समझ लिए, ए गिवन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी, ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी कॉम्प्लीमेंट, तो हम ये बता सकते हैं सर, है ना? अपन ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। इंडिपेंडेंस ऑफ थ्री इवेंट्स, अगर तीन इवेंट इंडिपेंडेंट है तो देखो इसको कैसे डिफाइन किया गया है। मेरे को लगता है तीन इवेंट इंडिपेंडेंट है तो दो इवेंट तो इंडिपेंडेंट होगी एंड तीन इवेंट इंडिपेंडेंट होंगी। तो दो इवेंट इंडिपेंडेंट तो हम सीख ही चुके हैं कि इट इज पी ए इंटू पी बी, और ये हो जाएगा पी बी इंटू पी सी, है ना? ये तो पता है। इसके साथ में ये भी होल्ड करना चाहिए, पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। अगर तीन इवेंट इंडिपेंडेंट हैं तो ये इसका डेफिनेशन हुआ कि थ्री इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ दीज फोर रिलेशंस आर फुलफिल्ड। अब देखो ये थर्ड वाला कहां से आता है भाई? तीन इवेंट इंडिपेंडेंट है तो ये तो पता लग गया है, ऊपर वाले तीन रिलेशन तो मुझे पहले से ही मालूम है ना? ये कहां से आता है?
देखो तुम ये बोल सकते हो ना, समझना बेटा जरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से इट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी गिवन ए। मैंने इसको ना एक इवेंट मान लिया, लेट्स से डी इवेंट, बी इंटरसेक्शन सी को डी इवेंट मान लिया, तो ए इंटरसेक्शन डी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन ए। अब तुमको तो दिया हुआ है कि ए बी सी इंडिपेंडेंट है, तो ए के होने या न होने से इसके ऊपर तो कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, इट इज सेम एज पी ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, बताओ क्या लिखूं, बी इंटरसेक्शन सी। बात समझ में आ गई? और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी तो तुमको दिखाई दे रहा है, पी बी इंटू पी सी, सो इट कम्स आउट पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। तो 3 इवेंट्स के इंडिपेंडेंस तक तो आईआईटी जेईई फिर भी सवाल दे देता है। अब तुम सोचो यार 4 की आ गई तो थोड़ी और दिक्कत हो जाएगी, है ना। 4 की आ गई तो जैसे मान लो एबीसीडी 4 इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, है ना, 2-2 करके जोड़े बनाओगे, फिर 3-3 करके बनाओगे, फिर 4 वाला समझ में आ रही बात? तो वो और डिफिकल्ट होता जाएगा, तो जेईई कभी पूछता नहीं है। 3 इंडिपेंडेंट इवेंट तक अपन याद रख ले, उतना काफी। क्वेश्चन लिखते हैं, चलो इस पे डिक्टेट करवा रहा हूं। A lot contains 12 items या 12 ऑब्जेक्ट्स लिख दो, of which 4 are defective। 12 objects, 4 are defective। Three objects are drawn one after the other। Find the probability all 3 objects drawn are defective। All 3 objects drawn are defective। वन मिनट दे रहा हूं, ट्राई करके देखो।
प्रोबेबिलिटी बड़ा इंट्यूटिव चैप्टर है, तो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन पढ़ने के बाद में जो आए ना उसको करना। अधिकतर मामलों के अंदर अधिकतर टाइम तुम देखोगे कि वही अपना सॉल्यूशन है। अच्छा, तुम मानते हो कि फर्स्ट डिफेक्टिव, देन डिफेक्टिव, देन डिफेक्टिव, तीसरा डिफेक्टिव। आप D1 D2 D3 लिख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, है ना। आप चाहो तो लिख लो D1 D2 D3, फर्स्ट डिफेक्टिव, सेकंड डिफेक्टिव एंड थर्ड डिफेक्टिव। इसकी प्रोबेबिलिटी मुझसे पूछी। अच्छा बताओ जरा, अभी देखो कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा हूं, सीधा सोच रहा हूं कि पहला आइटम मैंने, पहला ऑब्जेक्ट मैंने ड्रॉ किया, ये डिफेक्टिव हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है बताओ। कितने डिफेक्टिव है? 4, और टोटल कितने? 12। तो पहले आइटम की, पहले ऑब्जेक्ट की डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या 4/12 नहीं हुई? ओके। अब दूसरे आर्टिकल के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 3/11। समझ पा रहे हो मेरी बात? और तीसरे ऑब्जेक्ट के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 2/10। ठीक है ना। अब देखो मैंने कहा ना, इंट्यूटिवली आपने क्या यूज किया, आपने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज कर ली। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है, तो आप कहोगे इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट आइटम डिफेक्टिव। और ये क्या है? इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड आइटम डिफेक्टिव गिवन दैट फर्स्ट डिफेक्टिव आइटम हो गया है। आया बात समझ में? और ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड आइटम डिफेक्टिव गिवन दैट पहला और दूसरा डिफेक्टिव आइटम आ गया है। तो वही मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को ही हमने यूज किया है। हाँ हाँ, ऑल्टरनेट वे भी इसका हो सकता है कि अगर कोई कहे कि सर मैं तो ऐसे सोच रहा था इसको, फेवरेबल अपॉन टोटल, टोटल बताओ 12C3, 3 ही है ना, और फेवरेबल 4C3। तो एक ही बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। A purse contains 10 tickets. Five printed with I, and 5 printed with T. Three tickets are drawn without replacement.
and arranged on the table. Find the probability that the word IIT is formed. Part 1. Arranged in the same order in which they are drawn. Part 2. Arranged in any order. दस टिकट है ना, 5 पर आई लिखा हुआ है, 5 पर टी लिखा हुआ है, 3 टिकट ड्रॉ करते हो बिना रिप्लेसमेंट के, और तीनों टिकट जिस ऑर्डर में आ रहे हैं पहले पार्ट के अंदर, आप उसी ऑर्डर के अंदर टेबल पर लगा देते हो, तो शब्द IIT बनेगा। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? पहला पार्ट तो बिल्कुल वही है जो अभी अपन ने किया, डिफेक्टिव 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 टाइप्स। तो मतलब पहले पार्ट के अंदर तो तुमसे ये पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ IIT निकालो, वही डी निकालो। अच्छा, पहला टिकट ड्रॉ कर रहा हूं, वो आई होगा, क्या प्रोबेबिलिटी है? 5/10। समझ रहे हो ना क्या है ये? और इसके बाद में दूसरा आई निकलेगा 4/9। ये समझ रहे हो क्या है? क्या है? या I2 I1 जैसा आप समझो। और फिर 5/8, ये क्या है? यही है ना? टेक इवन दैट I इंटरसेक्शन I हो चुका है, तो इट इज 5/10 इंटू 4/9 इंटू 5/8। तो पहला पार्ट तो बिल्कुल वही था, डिफेक्टिव डिफेक्टिव डिफेक्टिव। अब सेकंड पार्ट के अंदर कह रहा है कि तुमको तो भाई IIT बनाना है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, 3 टिकट निकालो। तो तुम कहोगे सर इस बार तो IIT ऐसा आ जाए, या ITI भी आ जाए तो भी IIT हो जाएगा, या फिर TII आ जाए तो भी हो जाएगा। सही है? ये कितना आया अपने पास में? 5/36। अच्छा, सेकंड आंसर के लिए मैं डायरेक्टली बोल दूं, थोड़ा अगर तुम बुद्धि लगाओ तो, कि सर उसका 3 गुना कर दीजिए, है ना? सर आपने IIT का निकाला ना, आप ITI का निकालते तो भी प्रोबेबिलिटी वही आता। नहीं, देख लो 5/10, फिर T
5/9, फिर I 4/8, 5/36 ही आया ना, इसका भी 5/36 आएगा। तो डायरेक्ट बोल दूं कि सर सेकंड का आंसर इसका 3 टाइम हो जाएगा। और कोई ज्यादा बुद्धि लगाएगा तो क्या बोलेगा, थोड़ा और सोच लेगा तो इसको, इस सवाल को कैसे करेगा कि सर फेवरेबल अपॉन टोटल करो ना, जो आप करते आए हो। अभी तो आप मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगा रहे हो, थोड़ा उसके पीछे चले जाओ कि 10 में से 3 टिकट निकाले और मुझे आईआईटी बनाना है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। सही है ना, 5 में से 2 आई, 5 में से 1 टी, 5C2 is 10 into 5, it is 10, 9, 8 over 3, 2, 1। देख लेते हैं एक बार, 5/12 आ गया ना। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट लिखो। अब तुमको मुझे लगता है समझ में आने लग गई है प्रोबेबिलिटी, कैसे सवाल होते हैं ये भी बनने लग गए हैं। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी दैट अ टीचर टेक्स अ सरप्राइज टेस्ट is 1/3. If a student remains absent for 2 days, then find the probability that he misses part 1, exactly 1 test, part 2, at least 1 test, last part, at most 1 test. पार्ट 1 स्क्रीन में शायद उधर नजर नहीं आ रहा, लाइव के अंदर पार्ट 1 में लिखा हुआ एग्जैक्टली 1 टेस्ट, पीछे नजर आ रहा आपको? अब इधर भी आ रहा है, अपने आप ऊपर चला गया। तो क्या हुआ, कोई 2 दिन लगातार नहीं है, कभी भी हो मुझे मतलब नहीं है, मंडे को नहीं आया, फ्राइडे को नहीं आया, एक बच्चा 2 दिन नहीं आया,
और किसी भी दिन टीचर के सरप्राइज टेस्ट लेने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। तो हम क्या करें? मेरे को लगता है इतना तो समझ गए होंगे कि सर बस उन 2 दिनों पर ही विचार करो, जब वो नहीं आया, बाकी दिन का मतलब नहीं है, जब वो नहीं आया उसकी बात चल रही है। अब तुम ये सोचो कि उन 2 दिनों के अंदर टीचर क्या क्या कर सकता है। हाँ भाई, मेरे हिसाब से तुम कहोगे कि सर टीचर का क्या है, दोनों दिन टेस्ट ले लिया, दोनों मिस हो गए उसके, या एक दिन टेस्ट लिया एक दिन नहीं लिया, या दोनों दिन ही टेस्ट नहीं हुआ। मेरे को लगता है इसके अलावा तो कुछ संभव ही नहीं है। ठीक है ना? अच्छा, किसी दिन टेस्ट होता है, किसी भी दिन टेस्ट होता है, टीचर टेस्ट लेता है, इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, और टेस्ट नहीं होता इसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 है ना? अब अगर मैं पढ़ूं कि एग्जैक्टली 1 टेस्ट उसका मिस होता है, पार्ट 1 उसका एग्जैक्टली 1 टेस्ट मिस होता है, तो मुझे जरा इवेंट समझाना, कौन सी इवेंट हो जाए एग्जैक्टली 1 टेस्ट मिस करवाना है। तो तुम कहोगे सर मुझे तो ये वाली समझ में आ रही है, टी टी कॉम्प्लीमेंट या टी कॉम्प्लीमेंट टी। ठीक है ना? अब सिंबल पे जाओगे तो तुम बेसिकली, मैं इतना बार कहना चाह रहा हूं, इट इज टी टी कॉम्प्लीमेंट मतलब टी इंटरसेक्शन टी कॉम्प्लीमेंट, और तुमको मालूम है और का मतलब प्लस है, एंड इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ टी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन टी, है ना? और तुम ये भी मान रहे हो कि सर टीचर तो टेस्ट लेने के लिए इंडिपेंडेंट है, ये टी एंड टी कॉम्प्लीमेंट दे आर इंडिपेंडेंट, अलग अलग दिन की बात है, और कहा भी नहीं कि वो पहले दिन टेस्ट लेता है तो दूसरे दिन क्या करेगा। सिंपल कहा है कि उसके टेस्ट लेने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। तो क्या मैं ये लिख दूं कि इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ टी दैट इज 1/3 इनटू पहले दिन टेस्ट लिया वो मिस, वो तो एब्सेंट है ही 2 दिन, इनटू 2/3 प्लस सही है ना? पार्ट पहला समझ गए? अब इसको समझ गए हो तो आप सेकंड पार्ट कर सकते हो। इसको हटा देते हैं, कोई काम का है नहीं अपने। सेकंड पार्ट पे आ जाओ। इवेंट लिखवाओ जरा, एटलीस्ट 1 टेस्ट, एटलीस्ट 1 टेस्ट मिस करे। सही है ना? ठीक बात। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, जरा देखना आप समझ पा रहे हो क्या?
समझ गए? अच्छा, कोई दूसरा तरीका? भाई ये जो चारों आपने लिखे थे, ये तो एग्जॉस्टिव केसेस लिखे थे ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता ना। एटलीस्ट वन टेस्ट मिस करे, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस दोनों टेस्ट मिस करे, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, दोनों टेस्ट मिस ना करे, एटलीस्ट वन टेस्ट मिस करे, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री दोनों टेस्ट मिस ना करे। तो क्या ये ऐसा हो गया क्या? सही है ना? सो दिस इज 1 माइनस 2/3, 2/3। जहां कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट अपने को लगता है कि आसान है, वहां चले जाओ। केसेस अगर सिंपली बन रहे हैं वो बना लो। हाँ, और तरीके सभी मालूम होने चाहिए। हाँ, हो सकता है भाई, गलती तो हो ही सकती। नहीं, ही मिसेस, पहले ये ना, ही मिसेस एटलीस्ट वन टेस्ट। अब सही किया ना? चलो, नहीं गलती हो सकती है, गलत कर सकता हूं, आई एम ह्यूमन। टीचर्स कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थोड़ी होते हैं, दे आर रेगुलर ह्यूमंस, दे आर डूइंग क्वेश्चंस। गलती भी हो सकती है, ठीक है, पर अभी तो नहीं हुई। थर्ड पार्ट देखो, एटमोस्ट वन टेस्ट, मतलब ज्यादा से ज्यादा वो एक टेस्ट मिस करे, है ना? चलो इसको भी हटाते हैं अब। ज्यादा से ज्यादा वो एक टेस्ट मिस करे, जरा इवेंट देख लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा वो एक टेस्ट मिस करे, देखो जरा मैंने सही लिखा है क्या भाई? ज्यादा से ज्यादा वो एक टेस्ट मिस करे, सही है? पक्का सही है ना? यहां एग्जैक्टली एक टेस्ट, यहां कोई टेस्ट मिस नहीं किया उसने। दोनों दिन जब एब्सेंट था टेस्ट ही नहीं हुआ। 1/3, 2/3, 2/3, 1/3, 2/3, 2/3, तो इट इज कितना हो गया? 8/9। मेरे हिसाब से इसका ऑल्टरनेटिव है, तुम बता सकते हो मुझे, है ना? सीख गए ना? एक बार बता दो तो तुम सीख जाते हो, इंटेलिजेंट हो। क्या लिखूं बताओ ऑल्टरनेटिव वे के अंदर? 1 माइनस दोनों टेस्ट मिस कर दिए, 1 माइनस 1/3, 1/3, सही है ना? फील आई ना सवाल की? चलो एक बार और दूसरे तरीके से फील देते हैं। देखो, क्वेश्चन को करने के अलग अलग तरीके होते हैं, बहुत सारे वेज तुम्हारे दिमाग में आ सकते हैं। मैं इसी क्वेश्चन को ये बोलता हूं, फर्स्ट डे टेस्ट हुआ, उसको इवेंट ए बोल देते हैं, और इवेंट बी बोलते हैं सेकेंड डे टेस्ट हुआ। लिख दूं?
ए इवेंट बोल रहा हूं, फर्स्ट डे टेस्ट, सेकेंड डे टेस्ट। चलो बना के देखते। चलो मेरे को इतना बता दो, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? स्पीक आउट, गलत नहीं होगी, ये पक्की बात है। पहले दिन टेस्ट हुआ, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/3 दी हुई है सवाल के अंदर। दूसरे दिन टेस्ट हुआ, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/3 है सर। ओके, अब पहला पार्ट क्या बताओ? एग्जैक्टली वन टेस्ट। तो मुझे बताओ जरा, एग्जैक्टली वन टेस्ट का मतलब क्या हुआ? वो 2 इवेंट वाला याद कर लो यार। फर्स्ट डे टेस्ट हुआ, सेकेंड डे टेस्ट हुआ, ये कौन सा है? दोनों दिन टेस्ट हुए। तो तुमसे कौन सी प्रोबेबिलिटी पूछी है? एग्जैक्टली वन टेस्ट मिसिंग। तो तुम कहोगे सर दिस और दिस, यही कहोगे ना? तो क्या तुम यही कहोगे ना कि सर ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी हटा दीजिए, सही है ना? ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी हटा दो, तुमको तो यही वाला रीजन चाहिए ना। सो इट इज PA plus PB minus twice of P A intersection B। ठीक है, 1/3 1/3 2 टाइम। आगे बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या लिखूं? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, इंडिपेंडेंट है। तो कितना हो गया भाई, देख लो। 2/3 माइनस 2/9, 4/9 हुआ ना? सेकेंड पार्ट क्या है? एटलीस्ट, ये तो बहुत इजीली बताओगे तुम। एटलीस्ट वन टेस्ट मिसिंग, एटलीस्ट वन, ही मिसेस एटलीस्ट वन टेस्ट। तो पहले सिंबॉलिकली बताओ किसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं? हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एटलीस्ट वन टेस्ट, एटलीस्ट वन इवेंट अकरिंग। ए यूनियन भी नहीं हुआ क्या? एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट इज अकरिंग, है या नहीं? निकालो सर इसकी प्रोबेबिलिटी। इट इज 1/3 प्लस 1/3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज 1/9। सही है? एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट इज अकरिंग, वो तो ए यूनियन बी होता ही है। थर्ड वाला करो फटाफट। सिंबल बता दो, सिंबल बता पाओगे तो आगे इजीली कर पाओगे।
एटमोस्ट क्या है? एटमोस्ट वन टेस्ट मतलब पहले डायरेक्ट सिंबल बताओ जरा मुझे ए एंड बी की टर्म्स में। एटमोस्ट वन टेस्ट मिसिंग, ए इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन भी क्या हुआ? दोनों टेस्ट मिस कर दिए। सही है क्या? क्या इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं हुआ? ज्यादा से ज्यादा उसने एक टेस्ट मिस किया। बात को समझ पा रहे हो? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? इस आंख को छोड़कर बाकी, आंख को छोड़ दिया, आंख में आई वाले रीजन के अंदर तो दोनों टेस्ट मिस हो रहा है, तो दोनों टेस्ट मिस का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? ज्यादा से ज्यादा एक टेस्ट मिस हो गया। सही है क्या? और ये तो मुझे मालूम है कि तुम सबको मालूम है, इट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इट इज 1 माइनस 1/3 1/3। सही है। चलो आज का होमवर्क है डीपीपी नंबर 2। हाँ, मिल जाएगा, मिल जाएगा, वो इजी है। डीपीपी सेकंड इज वेरी इजी। डीपीपी 1 के अंदर कोई डाउट वापस आए तो नेक्स्ट क्लास में फिर पूछ लेना। अभी जाके तुम करोगे ना, दोबारा करोगे, अपने अपने डाउट्स को दोबारा सॉल्व करना, ठीक है? उसके बाद में भी कोई डाउट आता तो पक्का पूछना। डाउट को डाउट नहीं रहने देना है, बस इतना काम कर लेना, बाकी सब हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।